तो आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा की अगर बात करें तो 4 फरवरी से होना साथियों तय है। ये 100% साथियों 4 फरवरी से आपकी परीक्षाएं आरंभ हो जाएगी। तो उस परीक्षा को साथियों क्रैक करने के लिए, उस परीक्षा को बहुत आराम से फतेह करने के लिए आपके लिए साथियों क्लासेस को शुरू किया गया है और बहुत मेहनत के साथ साथियों ये क्लासेस आपके लिए तैयार की जा रही है, कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस एक वीडियो की अगर बात करें, इस एक वीडियो में 20 सवाल होंगे हिंदी के और साथियों 20 सवाल होंगे जीके के, और उसके अलावा अगर बात करें कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चंस मैथ के, यानी कि आज की इस वीडियो में पूरे पेपर का साथियों हल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में साथियों आपका स्कोर तकरीबन 15 प्रश्नों का होना चाहिए, यानी कि हिंदी के 20 सवालों में से 15 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला सवाल है साथियों, दीजिए इसका सही जवाब। जिसके 10 आनन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों दशानन कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों कि विलोम आपको बताना है, आसक्त शब्द का साथियों विलोम क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर सख्त का आपसे विलोम पूछा जाए, ठीक है, सख्त का विलोम पूछा है या अनासक्त का विलोम पूछा जाए, तो आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? अनासक्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे साथियों विस्तृत का विलोम पूछा जाए तो आपको संक्षिप्त बता देना है। क्या बता देना है साथियों? आपको संक्षिप्त बता देना है। उसके अलावा अगर विरक्त का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको अनुरक्त बता देना है। क्या बता रहे हैं साथियों? अनुरक्त बता देना है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, बताइए। तो कोयल शब्द की अगर बात करें तो कोयल को एक तरीके से साथियों वसंत दूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसंत दूत कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुरारी के समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मुरारी कृष्ण को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें राधा का पति, ठीक है ना, राधा का पति भी यानी कि राधापति भी कहते हैं मुरारी को, और घनश्याम भी कहते हैं। क्या साथियों? घनश्याम भी कहते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा श्वान शब्द की अगर बात करें, श्वान का मतलब होता है साथियों कुत्ता, और कुत्ते को हम लोग और क्या कहते हैं साथियों? कुक्कुर भी कहते हैं। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बताने कौन से शब्द की अशुद्ध वर्तनी है, बताइए। देखिए ज्योतिषी यहां पर सही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साथियों डार ढिची, ये लिखा है ताज्जुब, ताज्जुब भी सही लिखा है, और दशहरा भी यहां पर सही लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, ये वर्तनी मुझे गलत लग रही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है, धार ढिची लिखा हुआ है, इसका मतलब पता नहीं क्या होता है। खैर अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो बी वाले ऑप्शन को चुनिए। रमा देवी एक विद्वान महिला है। तो यहां पर अगर बात करें, रमा देवी एक विद्वान नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए साथियों? विदुषी महिला आना चाहिए। क्या एक तरीके से अगर यहां पर बात करते हैं, क्या आना चाहिए? विदुषी महिला यहां पर आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है। तो यही आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों जैसा आपका पेपर आया था 2024 के फरवरी महीने में आपका पेपर हुआ था ना, तो उससे ये समझ लीजिए जैसा लेवल आया था, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी 2025 में जो आपका एग्जाम होगा 4 फरवरी से। तो आपको बिल्कुल भी साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। उसी लेवल के अकॉर्डिंग साथियों मैं ये क्लासेस ले रहा हूं। अगर आप इन क्लासेस को लेते हैं तो आपका एग्जाम साथियों बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये मैं आपसे कहूंगा। चलिए तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन से शब्द की वर्तनी आपको साथियों बिल्कुल सही लग रही है? यहां पर बीकारी लिखा हुआ है, ओदशी लिखा हुआ है, सच्चे लिखा हुआ है। मैं कहूंगा कारीगर यहां पर शब्द जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला देखिए, ठीक परिणाम देने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, बताइए। तो ठीक परिणाम देने वाले के लिए साथियों क्या कह सकते हैं? फलदायी कह सकते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सुखांत लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है जिसका अंत सुखमय हो। क्या अगर आपसे ऐसे करके पूछ ले कि जिसका अंत सुखमय हो, क्या जिसका अंत सुखमय हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको सुखांत बता देना है। और सुखदाई की अगर बात करते हैं साथियों, जो सुख देने वाला हो। क्या साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सुख देने वाला हो, क्या जो सुख देने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको साथियों सुखदाई कहा जाएगा। तो सुखांत आपको मालूम पड़ गया, सुखदाई आपको मालूम पड़ गया, फलदाई आपको मालूम पड़ गया। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि आज इस साल का पहला तूफान, ठीक है, अब आपको बताना इस खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा? आया, ठीक है, मतलब आज इस साल का पहला तूफान आया, या चला, या नाचा, या उठा। तो तूफान तो साथियों आता है। अब तूफान आता है तो इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों काउंट करते रहिएगा कि कितने सवाल आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो पा रहे हैं, यानी कि बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहा जाता है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए
अगर यहां पर हम बात करते हैं साथियों, देखिए वैतनिक, वैतनिक शब्द का मतलब क्या होता है, जो वेतन पर काम करता हो। क्या? जो वेतन, वेतन मतलब होता है साथियों सैलरी, जो वेतन पर काम करता हो, ठीक है, जो वेतन पर काम करता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको वैतनिक कहा जाएगा। लेकिन जो बिना वेतन के ही काम करता हो उसको अवैतनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों? अवैतनिक कहा जाएगा। अच्छा, अपेय का मतलब क्या होता है साथियों? देखिए, पेय का मतलब होता है जो पिया जा सके, और अपेय का मतलब होता है जो पिया ना जा सके। क्या साथियों? जो पिया ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों अपेय कहा जाता है। और यहां पर लिखा हुआ है साथियों भुगतान विहीन। भुगतान विहीन का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, देखिए एक होता है क्या, इसका मतलब हो जाएगा भुगतान विहीन, यानी कि साथियों भुगतान के बिना, एक तरीके से, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऐसे करके कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि नलिन की, क्या नलिन का पर्यायवाची साथियों क्या हो सकता है, ये आपको यहां पर बताना है। तो नलिन की अगर बात करें, नलिन पता किसे कहा जाता है? नलिन साथियों कहा जाता है कमल को, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? कमल को कहा जाता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कपड़ा। मैंने देखा है कि कपड़े के बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। तो कपड़े का पर्यायवाची एक होता है साथियों वस्त्र। क्या होता है? एक होता है साथियों वस्त्र। और पट भी किसे कहा जाता है? पट किसे कहा जाता है? वस्त्र को कहा जाता है। उसके अलावा अंबर किसे कहा जाता है? अंबर भी साथियों एक तरीके से वस्त्र को ही कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें वसन किसे कहा जाता है? कपड़े को कहा जाता है। और चीर की अगर बात करें साथियों, चीर भी साथियों वस्त्र को कहा जाता है। और परिधान की अगर बात करें तो परिधान किसे कहा जाता है? परिधान भी वस्त्र को कहा जाता है। उसके अलावा वेशभूषा की अगर बात करें, ये भी साथियों वेशभूषा कपड़े को ही कहा जाता है। लिबास किसे कहा जाता है? कपड़े को कहा जाता है। उसके अलावा अगर जल शब्द की बात करें तो जल को साथियों वारी कहा जाता है। क्या? ये जल के पर्यायवाची में आपको बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नीर की अगर बात करें, नीर साथियों जल को कहा जाता है। नीर कह लो साथियों या क्षीर कह लो, ठीक है। अमृत किसे कहा जाता है? अमृत भी यहां पर जल को ही कहा जाता है। और जीवन भी कहा जाता है साथियों जल को। उसके अलावा स्वर्ग शब्द की अगर बात करें तो स्वर्ग को क्या कहा जाता है? सुरलोक कहा जाता है। क्या? स्वर्ग को साथियों सुरलोक कहा जाता है। और देवलोक भी कहा जाता है। क्या? सुरलोक कह लो चाहे देवलोक कह लो या साथियों परम धाम कह लो। क्या कह लो साथियों? परम धाम कह लो। तो ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो संकट में डालना नहीं, बाधा दूर करना नहीं, बेचैन होना। बिल्कुल, कांटों पर लौटना यानी कि साथियों बेचैन होना, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विलोम आपको बताना है किस शब्द का, सहित शब्द का आपको यहां पर विलोम पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो सहित शब्द का विलोम क्या हो सकता है? विहीन हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा था भुगतान विहीन, ठीक है, तो भुगतान विहीन का विलोम क्या हो जाएगा? भुगतान सहित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी साथियों आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पांव उखाड़ना, इसका मतलब क्या होता है? तो पांव उखाड़ने का मतलब क्या होता है? हराकर भाग जाना, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि आत्मसमर्पण करना। पांव उखाड़ने का मतलब तो साथियों आत्मसमर्पण करना नहीं होगा, घायल होना भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो आपको त्रुटि बताना है साथियों कि इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो यहां पर ऐतिहासिकता गलत लिखी हुई है। क्या होना चाहिए था साथियों? ऐतिहासिकता होना चाहिए था। क्या? ऐतिहासिकता साथियों यहां पर होना चाहिए था। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, त्रुटि यहां पर है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को साथियों क्या कहा जाता है? अनुकरणीय कहा जाता है। तो मैं कहूंगा अनुकरणीय तो नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से अनुकरण करने योग्य। क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? जो अनुकरण, क्या साथियों? अनुकरण करने योग्य की अगर बात करें, इसके लिए साथियों एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो अनुकरणीय का मतलब क्या हो जाएगा? अनुकरण करने योग्य। सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अनुकरण करने योग्य वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुकरणीय आपको बताना है। सहचर की अगर बात करें साथियों, साथ चलने वाले को क्या कहा जाता है? क्या? साथ चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सहचर होगा। अनुज की अगर बात करें साथियों, छोटा भाई होता है अनुज। क्या होता है? छोटा भाई होता है। और अनुगामी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो साथियों किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुगामी कहा जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, यानी कि तिरस्कार कैसे लिखा जाता है? ऐसे तो नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। तिरस्कार जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि गिरी का पर्यायवाची साथियों यहां पर क्या हो सकता है? बताइए। अब यहां पर आकाश शब्द की बात की गई है, तो आकाश के पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे। आकाश को कहा जाता है साथियों आसमान। क्या? आकाश की अगर बात करें साथियों, आकाश को आसमान कहा जाता है। उसके अलावा साथियों गगन कहा जाता है। क्या? अगर आकाश की बात करें तो आकाश को गगन कहा जाता है। अच्छा, मंडल भी कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल
बिल्कुल। आकाश को साथियों मंडल भी कहा जाता है, आकाश को साथियों व्योम भी कहा जाता है, ठीक है ना, व्योम भी कहा जाता है और आकाश को यहाँ पर शून्य भी कहा जाता है। उसके अलावा धरती शब्द की अगर बात करें तो धरती के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि धरती को साथियों पृथ्वी कहा जाता है, धरती को साथियों धरा कहा जाता है, धरती को भू कहा जाता है और धरती को भूमि कहा जाता है। क्या? भू कहा जाता है और भूमि कहा जाता है। धरती को धरती भी कहते हैं और धरती को धरणी भी कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा धरती की अगर बात करें तो साथियों एक तरीके से वसुंधरा भी कहा जाता है। क्या? धरती को साथियों वसुंधरा भी कहा जाता है। पर्वत के भी बहुत सारे पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, तो पर्वत को क्या कहा जाता है? पर्वत को शिखर कहा जाता है। क्या साथियों? पर्वत को यहाँ पर शिखर कहा जाता है। पर्वत को पहाड़ कहा जाता है। क्या? पर्वत को पहाड़ कहा जाता है। पर्वत को साथियों नग कहा जाता है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर गिरी शब्द की बात करते हैं, गिरी का मतलब क्या होता है? तो गिरी का मतलब साथियों पर्वत ही होता है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब बादल शब्द की अगर बात करें तो बादल को क्या कहा जाएगा? बादल को भाई मेघ कहा जाएगा, बादल को मेघ कहा जाएगा, बादल को साथियों जलद कहा जाएगा, बादल को मेघ कहा जाएगा, जलद कहा जाएगा, अम्बुद कहा जाएगा। क्या? अम्बुद कहा जाएगा। तो इतने सारे अगर पर्यायवाची आप लोग याद रखते हैं और जितने आगे मैं आपको पर्यायवाची बताऊं या जो भी बताऊं, कुल मिला के क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जाए वो सारा अगर आप देखते हैं तो एग्जाम आपका एक तरीके से क्रैक करना तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, एसएससी जीडी का एग्जाम। चलिए अब बात करते हैं कि मालिन ने माला गंध लिया, तो इसमें कोई त्रुटि है तो आपको बताने की त्रुटि है, तो त्रुटि कहां पर है? देखिए, मालिन ने माला गूंद लिया, क्या होना चाहिए साथियों? गूंद लिया ये होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिसे त्याग देना उचित हो। इसके लिए साथियों एक शब्द यहां पर क्या हो सकता है? देखिए, त्याज्य शब्द की अगर हम बात करते हैं तो त्याज्य का मतलब होता है जिसे त्याग देना उचित हो, उसके लिए एक शब्द यहां पर त्याज्य हो जाएगा, ठीक है। वांछनीय शब्द की अगर हम बात करते हैं, चाहने के योग्य, क्या अगर कोई साथियों चाहने के योग्य है, क्या चाहने, ठीक है, ये चाहने के योग्य है तो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उसको वांछनीय कहा जाएगा। त्यागी शब्द की अगर बात करते हैं, मान लीजिए किसी के कुछ उद्देश्य है, क्या अगर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्या उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साथियों वो अपने संसार के सुखों को त्याग देता है, क्या संसार के सुखों को साथियों अगर वो क्या कर देता है? त्याग देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको त्यागी कहा जाता है। तो ऐसे करके सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, त्यागपत्र, ये त्याग पत्र लिखा है, तो जिसके मान लीजिए कोई कुछ काम करता है, उस काम को छोड़ने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको त्यागपत्र कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो घृणा को साथियों नफरत कहा जाता है। क्या नफरत कहा जाता है? ये आपको यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए। ये हो सकता है रिपु लिखा हो, अगर ये रिपु लिखा होता है ना, तो रिपु का मतलब पता है साथियों क्या होता है? रिपु को कहते हैं शत्रु, शत्रु को कहते हैं साथियों दुश्मन। क्या दुश्मन कहते हैं? अच्छा, इसको वैरी भी कहा जाता है, यानी कि दुश्मन को वैरी भी कहा जाता है और साथियों दुश्मन को विरोधी भी कहा जाता है। ये सब इसके पर्यायवाची हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाय का अगर आपसे पर्यायवाची पूछ ले तो चाय को काढ़ा भी कहा जाता है। क्या चाय को काढ़ा भी कहा जाता है और चाय को साथियों क्वाथ भी कहा जाता है। क्या क्वाथ भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सैनिकों रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, तो यहां पर रोक दिया की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए? बचा लिया, भगा दिया, रोक लिया या हटा दिया। तो मैं कहूंगा सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ये होना चाहिए। अगला सवाल है, कह रहे कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था। तो यहां पर सही शब्द जो आएगा वो घूर रहा आएगा, यानी कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, ये आपका पूरा वाक्य हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि मधुर का साथियों विलोम यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। अगर मधुर के विलोम की बात करें तो मधुर का विलोम तो साथियों कटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल देखिए, कहने के दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत ताकतवर देश है, तो ताकतवर की जगह पर क्या आ सकता है? भारत दुर्बल देश है, नहीं। भारत शक्तिशाली देश है, या अविकसित भी नहीं आएगा, प्रभावशाली भी नहीं आएगा, यहां पर शक्तिशाली शब्द आ जाएगा। और अगर आपका भी जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। अब यहां से साथियों आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर के, और उसके बाद साथियों हम लोग बढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ और साथियों मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। यानी कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को साथियों एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और विटामिन सी किस में होता है साथियों? ये संतरे में होता है, ये संतरे में होता है साथियों, ये नींबू में होता है, नींबू में होता है, उसके अलावा साथियों ये आंवले में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और एक रोग होता है साथियों स्कर्वी रोग। क्या
स्कर्वी रोग की अगर हम बात करते हैं साथियों, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी की वजह से हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, दांतों में जो कैविटी हो जाती है ना, ये किस तत्व की कमी की वजह से हो जाती है? तो ये साथियों आप लोग याद रखेंगे, फ्लोरीन की कमी की वजह से हो जाती है। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों का मालूम होना चाहिए। कैविटी की अगर बात करें, ये क्या होता है? ये जब दांत सड़ने लगते हैं ना, तो दांतों में सड़न को कहा जाता है कैविटी। दांतों में सड़न को क्या कहा जाता है साथियों? कैविटी कहा जाता है। मतलब दांतों में छेद हो जाते हैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के, और ये फ्लोरीन तत्व की कमी की वजह से साथियों ये रोग होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें, जो कान की हड्डी होती है ना, यही मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम साथियों स्टेपीज है। क्या इसका नाम स्टेपीज है? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, यानी कि कौन सी तंत्रिका तंत्र मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? न्यूरॉन की बात चल रही है। आप लोग याद रखेंगे, न्यूरॉन जो है ना, ये तंत्रिका तंत्र, ये मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो साथियों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का सघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। मैं कहूंगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला सवाल देखिए कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर था? तो आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो साथियों 1 अप्रैल 1935 को हुई। क्या आरबीआई की स्थापना कब हुई साथियों? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था? इसका हेडक्वार्टर साथियों उस समय कोलकाता में था। कहां पर था उस समय? इसका हेडक्वार्टर साथियों कोलकाता में था। लेकिन 1937 की अगर बात में इसका हेडक्वार्टर कहां पर कर दिया गया साथियों? मुंबई में कर दिया गया। मुंबई में कर दिया गया। तो आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था? तो कोलकाता में था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने के किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो साथियों 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, करके निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं? ये मानसून पर निर्भर है। बिल्कुल, भारत की कृषि मानसून पर निर्भर रहती है, ठीक है। मतलब किसान लोग की वजह से, ठीक है। किसान कहते हैं भाई ये बारिश होगी, ठीक है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, ये भी सही है, ठीक है। यह निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये विशेषता नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। तो साथियों अगर बात करें मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती जो है, ये सर्दी में की जाती है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो अगर बात करते हैं साथियों इजराइल की राजधानी क्या है, तो इजराइल की राजधानी तो जेरूसलम है। क्या इजराइल की राजधानी जेरूसलम है? बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद साथियों इराक की राजधानी। इराक की राजधानी पूछा जाए, बगदाद आपको बताना है। अगर डबलिन किस देश की राजधानी है, तो ये साथियों आयरलैंड की राजधानी है। क्या ये आयरलैंड की राजधानी है? ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है करके, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा भाग 2 है ना, ये किससे संबंधित है मुझे बताइए। देखिए संविधान का जो भाग 2 है ना, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 साथियों बताया गया है। और ये नागरिकता से संबंधित है, यानी कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है ना, वो भाग 2 में है, या अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों 11 में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 है, इसके यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में लिखी हुई है। और यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए कह रहे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे मुझे बताइए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन साथियों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो कौन कौन सी साथियों संविधान की विशेषताएं हैं? संविधान ये एक लिखित संविधान है, बिल्कुल। यह अनुनय है, यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल साथियों। लेकिन यह अनम्य भी है, ठीक है। अनम्य मतलब कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात सही है। यह एकल है, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है। लेकिन यह संघीय भी है, बिल्कुल, क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है, बिल्कुल। इसे राज्यपाल, ठीक है, से संशोधित, राज्यपाल थोड़ी ना संशोधित कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वाला गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगर यहां पर बात करें राज्यपाल थोड़ी ना, अगर यहां पर आ जाता संसद, क्योंकि संविधान में अगर कुछ संशोधन करना होता है तो संसद के अंडर में ही, संसद ही साथ उसको कर सकती है। अगला सवाल है कह रहे कि
मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन थे? तो साथियों किनका नाम आता है? शंकराचार्य का नाम आता है। किसका नाम आता है साथियों? शंकराचार्य का नाम आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में बॉन्डेड रॉयल तितली की खोज की गई है। ये करंट अफेयर के सवाल हैं, 5 करंट अफेयर के सवाल देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज साथियों त्रिपुरा राज्य में की गई है। कहां पर? त्रिपुरा राज्य में की गई है। उसके बाद देखिए कहने के इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं? तो अगर यहां पर बात करें कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बहादुर सिंह सांगू बने हैं। कौन? बहादुर सिंह सांगू बने हैं एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ है। बिल्कुल साथियों, विश्व की सबसे, ठीक है, वृद्ध महिला है। ये कहां की है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जापान की है। कहां की है? ये जापान की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहने कि किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये काम साथियों किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के होंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि सबसे पहले 42 है और उसके बाद साथियों 24 है, उसके बाद 24 के बाद 34 है और फिर साथियों 43 है। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा यहां पर नंबर है, यानी कि 42, 24, 34, 43 खाली जगह और फिर साथियों यहां पर 89, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर कौन सा नंबर होगा। देखिए 42 से 24 हुआ है, ठीक है, और फिर 24 से 34, 34 से 43। अच्छा यहां पर आप एक चीज देखिए कि अगर हम 42 को नंबर को उलट पलट करेंगे, यानी कि 4-2 नंबर लिखा है तो 2-4 यहां पर लिख दिया गया। यहां पर साथियों 3-4 लिखा है तो 3-4 की जगह पर 4-3 लिख दिया। तो मैं कहूंगा साथियों इसको भी उलट पलट करिए। 8-9 लिखा है तो यहां पर 9-8 आ जाएगा। क्या एक बार देखिए ऑप्शन में कहीं पर 98 लिखा हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल लिखा हुआ है 98, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहे कि 6 बच्चे हैं, आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। तो साथियों 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक साथियों 6। अब ये उत्तर की तरफ को देख रहे हैं, उत्तर की तरफ ये 6 लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं कि उमेश श्रीधर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और छाया के बाएं, ठीक है, बाएं पड़ोस में खड़ा है। तो इसको साथियों सबसे पहले हम लोग कर लें, क्या करें, ठीक है। तो श्रीकर की अगर बात करें, मान लीजिए श्रीकर यहां पर बना लेते हैं। कह रहे कि श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर उमेश है, यानी कि उमेश यहां पर होगा। कहां पर होगा साथियों? उमेश यहां पर होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं कि उमेश श्रीकर के दाएं दूसरे स्थान पर है और उमेश जो है ना ये छाया के बाएं पड़ोस में है, यानी कि उमेश जो है छाया के बाएं पड़ोस में है। तो मैं कहूंगा छाया कहां पर बनेगी? छाया यहां पर बनेगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। तो बद्री जो है ना साथियों, बद्री, ध्रुव और छाया। अब देखिए यहां पर छाया है, अगर हम यहां पर एक नंबर बढ़ा लें, क्योंकि बद्री और छाया, ठीक है, बद्री और छाया के बीच में कौन है लिखा हुआ है, कहां गया? बद्री, ठीक है, ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है। तो साथियों ध्रुव यहां पर आएगा, क्या यहां पर ध्रुव आएगा? मैंने बद्री लिख दिया है। तो छाया और ध्रुव के बीच में साथियों कौन है? छाया और ध्रुव के बीच में साथियों बद्री है, तो बद्री यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक यहां पर बढ़ाया है ना, तो एक हमें यहां से हम कट कर लेते। 6 लोग थे, अभी भी 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लोग थे, 5 हो चुके हैं, एक बचा है। कौन बचा है? आनंद बचा, उसको नहीं लिखा है, तो जाहिर सी बात है आनंद आपका यहां पर आ जाएगा। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि बद्री ठीक ध्रुव और छाया के बीच में है, ठीक है, बद्री, ठीक है, बद्री जो है ना ध्रुव और छाया के बीच में हो गया। ध्रुव के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो ध्रुव यहां पर है, ध्रुव के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा साथियों? एक तरीके से 1 2 3 4 आनंद होगा। तो आनंद आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहां पर साथियों देखा गया है कि 144 जो है ना ये 14 से बना है, 14 से 144 बना है। तो आपको बताना है साथियों किस नंबर से यहां पर 81 बन सकता है, किस नंबर से। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, लेकिन इस 12 में आप 2 जोड़ोगे तभी साथियों ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं बल्कि ये आ जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है साथियों? ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 में भी हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करेंगे PQRSTU
ठीक है, ये 6 मित्र हैं, वे पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, और सभी का मुख किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है सभी का मुख, ठीक है ना। उसके बाद कहने कि आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, पी। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है आर हम कहां पर बैठा ले, आर हम कहीं पर भी बैठा लेते, मान लीजिए आर आपने साथियों यहां पर बैठा दिया, और कहा जा रहा है आर के ठीक बाएं कौन है, आर के ठीक बाएं साथियों पी है, तो आर के ठीक बाएं हमने पी बना लिया, और कह रहे हैं कि आर के ठीक बाएं पी है और एस के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी है। तो एस की अगर बात करें साथियों, एस को हमें पता कहां पर बैठाना पड़ेगा, एस साथियों हम यहां पर बैठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा गया कि एस के दाएं दूसरे स्थान पर पी है, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर एक स्थान, दो स्थान, ठीक है, यानी कि आर हो गया, पी हो गया, ठीक है ना, और फिर साथियों एक तरीके से खाली जगह है और फिर एस हो गया, ये बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि टी जो है ना ये आर के ठीक दाएं दाएं बैठा है, तो आर कहां पर है, आर यहां पर है, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, टी बैठा है, ये बात भी क्लियर हो गई। कह रहे कि आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है, आर के ठीक बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है, यानी कि यू यहां पर बैठ जाएगा। कहने कि एस के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो एस के ठीक बाएं यानी कि एस के ठीक बाएं यहां पर बैठेगा क्यू, तो मैं कहूंगा यहां से हम एक को कट कर लेते और यहां पे एक बढ़ा लेते, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग थे, 6 को आपने बैठा दिया, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के एकदम साथियों दाएं छोर पर तो टी बैठा है, तो आपका जवाब यहां पर टी हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है, डी नहीं बल्कि सी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के प्लस और यहां पर भाग होगा साथियों, ठीक है, प्लस और भाग चिन्हों को तथा 6 और 5 अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो व्यंजक का मान आपको बताना, यानी कि जहां पर आपको गुणा देखने को मिले वहां पर भाग कर देना, जहां पर भाग देखने को मिले वहां पर गुणा कर देना, और जहां पर 6 देखने को मिले वहां पर 5 कर देना, और जहां पर 5 वहां पर साथियों 6 कर देना है आपको। तो कुल मिला के 48 का कुछ नहीं बदलेगा, गुणा है तो यहां पर हम भाग लिख देंगे, ठीक है, 5 है तो 5 की जगह पर 6 आ जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस आ जाएगा, 9 की जगह पर 9 आ जाएगा, ठीक है, भाग की जगह पर सत्य गुणा आ जाएगा, 6 की जगह पर 5 आ जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, 32 का 32 हो गया, माइनस 7 हो गया, प्लस की जगह पर प्लस, और 9 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, ठीक है, 9 की जगह पर 9। इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, यानी कि इसकी जगह पर 8 आ जाएगा, प्लस 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, माइनस 32 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर 25 बचेगा साथियों, प्लस यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर साथियों जोड़े तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53 माइनस 25 प्लस 9, तो 53 में से अगर 25 आप घटाते हो तो कितना बचता है साथियों, ठीक है ना, कितना बच जाएगा साथियों, एक तरीके से 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 28 बच जाएगा, ठीक है, और 28 प्लस 9 कितना होता है, 28 प्लस 9 साथियों 37 होता है, तो मैं कहूंगा कि 37 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर 37 है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहने के कद्दू, पालक और आलू, इनके लिए आपको बताना है साथियों जो आरेख बनेगा सबसे सही आरेख कौन सा आपको लग रहा है। देखिए कद्दू अलग होता है, पालक अलग होता है, आलू अलग होता है, तो इन सब का अलग अलग बनेगा, ये कद्दू हो गया, ये पालक हो गया, ये आलू हो गया, और ऐसा कहां पर आरेख बना हुआ है, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में आरेख बना हुआ है, तो आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। अगला नंबर का सवाल है, कह रहे कि 7 14 25 45 81, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा नंबर यहां पर आ सकता है, तो 7 हो गया, 14 हो गया, 25 हो गया, और साथ ही यहां पर 45 हो गया, उसके बाद 81 हो गया, उसके बाद यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसी फॉर्म में डिक्टो इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां से कोई नए क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप ये रेगुलरली क्लासेस देख रहे हैं तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, यही क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट साथियों यही होंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे कि मैंने ये सवाल कराया तो ऐसा कुछ और सवाल कर देंगे, ठीक है, भारत राज्य शहर करके कर देंगे, ठीक है, उसका आरेख आपको बताना होगा, यहां पर ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया कुछ नंबर यहां पर चेंज कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके साथियों सवाल आपसे यही, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सवाल आधारित बनते हैं, वहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए खैर अगले नंबर का सवाल है, तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि भाई 7 से 14 जो बना है वो कैसे बना है, तो मुझे लग रहा है यहां पर 14 प्लस किया गया होगा, ठीक है, सॉरी 14 नहीं बल्कि 7 प्लस किया गया होगा, उसके बाद 14 से यहां पर 25 बना है तो यहां पर 11 प्लस किया गया है, और 25 से यहां पर 45 हुआ है तो साथियों 20 प्लस किया गया है, और 45 से यहां पर 81 हुआ है तो मैं कहूंगा 36 प्लस किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद 81 से साथियों यहां पर क्या प्लस किया जाए, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए
अब देखिए यहां पर 7 और 11 20 36, अगर हम 7 से 11 बनाए तो साथियों मैं कहूंगा यहां पर 4 प्लस करना होगा। 11 से अगर हम 20 बनाए तो यहां पर 9 प्लस करना होगा। 20 से अगर हम 36 बनाए तो 16 प्लस करना होगा। आप यहां पर एक चीज ये देखिए कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, जैसे कि 20 16 36 हुआ, तो 36 और 25 36 और 25 सात तो 61 हो जाएगा। यानी कि 81 में 61 जब प्लस करोगे तो ये वाला नंबर आपको प्राप्त होगा। तो 1 और 1 2 और 8 और 6 14, यानी कि 142 यहां पर आ गया। अगर 142 ऑप्शन में भी है तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 142 ऑप्शन में भी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के LOCK MMFG NKIC OILY, इसके बाद आपको बताने के अगले कौन से 4 लेटर साथियों यहां पर आ सकते हैं, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए L से ये M हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है, M से यहां पर N हुआ ये 1 बढ़ाया गया है, N से यहां पर O हुआ है तो 1 बढ़ा गया। अरे भाई 1 बढ़ा दोगे तो P आ जाएगा, P यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी है। O से साथियों M हुआ है, अब यहां पर 2 घटाया गया है। M से यहां पर K हुआ है 2 घटाया गया है, K से यहां पर I हुआ है 2 घटाया गया है। तो I से साथियों जब आप 2 घटाओगे तो यहां पर G आ जाएगा। ठीक है, तो पीजी कहां पर, पीजी यहां पर है, यहां पर है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ये ओ वाला चेक करना यानी कि तीसरा वाला चेक करना बेकार है, दोनों में सेम है। ओ यहां पर भी है, ओ यहां पर, आप ये वाला चेक करिए। के से साथियों जी हुआ यानी कि यहां पर 4 घटाया गया है, और जी से यहां पर साथियों सी हुआ, यहां पर भी 4 घटाया गया है, और सी से वाई हुआ है 4 घटाया गया है। तो वाई जो कि 25 पर आती, इसमें अगर 4 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 पर साथियों यू आता है। तो ये वी वाला नहीं होगा, यू वाला होगा, यानी कि PGOU यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TERMATOLOGY को साथियों 10 लिखा जाता है, MAXIMU को 6 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि NOCTURNAL को क्या लिखा जा सकता है। फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। अच्छा, कभी भी आपको ऐसा सवाल दिखे ना कि एक लंबा चौड़ा वर्ड आपको दे दिया जाए और कोई एक नंबर लिखा हो, कुछ भी नंबर 7 8 4 कोई भी नंबर, उसके बाद फिर से आपको साथियों एक बड़ा सा वर्ड एक शब्द दे दिया जाए, ठीक है, किसी जो मतलब मीनिंग हो जिसका, और उसके बाद साथियों कोई नंबर हो, तो आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि कहीं नंबर ऑफ लेटर्स को तो काउंट नहीं किया गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन ये तो 11 हो रहे हैं, यहां पर 10 लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 हो रहे हैं, ये 6 लिखा है, यानी कि कुल मिला के टोटल में से 1 घटाना होगा। तो इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ, 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। क्या 8 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला देखिए, कह रहे कि आर से सटा हुआ कौन सा नहीं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां से कई सारे सवाल बन सकते हैं। यहां से आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि टी का विपरीत क्या होगा। तो अगर टी का विपरीत पूछा जाता है तो टी का विपरीत एक छोड़ के आर हो जाएगा, टी का विपरीत आर हो जाएगा। अब बचा एस, एस का विपरीत पूछा जाता तो क्यू बताते, एस का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब बचा यू, यू का विपरीत हो जाएगा पी, और पी का विपरीत हो जाएगा साथियों यू। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो बढ़िया यहां पर जो एक अलग कॉन्सेप्ट साथियों यहां पर है, कहने कि आर जब निम्नांकित आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा पृष्ठ आर से सटा हुआ नहीं होगा, आर से सटा हुआ नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए आर यहां पर है, आर से सटा हुआ क्यू भी हो सकता है, क्यू तो है ही, पी भी हो सकता है, ठीक है, एस भी हो सकता है, टी भी। आर से सटा हुआ वही नहीं हो सकता है जो आर का विपरीत होगा, और आर का विपरीत क्या है साथियों, यहां पर टी है, आर का विपरीत टी है, तो जाहिर सी बात है ये सटा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आर ऊपर है तो टी नीचे होगा, अगर टी ऊपर है तो आर नीचे होगा। तो मैं कहूंगा कि टी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं साथियों 38 से जैसे यहां पर 6, यानी कि कह सकते हैं 6 से जैसे 38 बनाया गया है, उसी प्रकार आपको बताना है कि किस नंबर से यहां पर 83 बनाया जा सकता है। फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। अब ये तो मुझे साथियों 6 का स्क्वायर लग रहा है, और ये मुझे 9 का स्क्वायर लग रहा है, बस इसमें भी 2 बढ़ा दिया गया है, इसमें मतलब 36 प्लस 2, और इसमें भी 81 प्लस 2। तो मैं कहूंगा जैसे यहां पर 6 लिखा है वैसे यहां पर 9 लिखा होगा, तो 9 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि गर्म का संबंध ठंडे से है, ठीक है, उसी प्रकार भारी का संबंध किससे होगा। भाई भारी का संबंध तो हल्के से होगा, किससे, हल्के से होगा, इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि RAMP को क्या लिखा जाता है, 3 6 1 1 3 3 2 लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में DEL को क्या लिखा जा सकता है। बस ये देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट आपको पहचानने के आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए यहां पर मुझे इतना पता है कि R 18 पर होता है, लेकिन यहां पर 36 लिखा है, यानी कि 18 का दुगना 36 होता है। A 1 पर होता है तो यहां पर 1 लिखा है, ठीक है,
एम होता है 13 पर, तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, ठीक है। एम होता है 16 पर, लेकिन यहाँ पर 16 का डबल 36 लिखा हुआ है, यानी कि पहला वाला डबल करना है और आखिर वाला डबल करना है। यानी कि डी का डबल क्या होता है साथियों, 8 होता है तो 8 आ जाएगा, ई का 5 होता है 5 आएगा, एल का 12 होता है, लेकिन इस अंत वाले एल का डबल आएगा 12, 12 दूना 24, यानी कि 85 12 24 कहां पर लिखा हुआ है, 85 12 24 तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं। अभय मोनू का पुत्र है, निकुंज अंजलि का पुत्र है, मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है, मोनू की शादी श्रेया से हुई है। अभय का राकेश से क्या संबंध है, यानी कि राकेश क्या कहेगा अभय को। तो ये सवाल कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसको आपके लिए बहुत आसान बना देता हूं। पहले कहा गया है 7 लोग हैं, ठीक है। पहली लाइन में कहा गया है कि मोनू का पुत्र कौन है, अभय है। तो मान लीजिए साथियों मोनू आपके ये हो गए, और मोनू का पुत्र कौन है, मोनू का पुत्र अभय है, तो पुत्र नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब पुत्र जो होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, अभय हो जाएगा। तो मोनू का पुत्र कौन हो गया साथियों, अभय हो गया। उसके अब यहां पर एक काम ये करिए कि अभय और मोनू यहां पर है, आप एक ऐसी लाइन ढूंढिए जहां पर अभय और मोनू लिखा हो। यहां पर अभय मोनू लिखा है नहीं, यहां पर भी नहीं लिखा है अभय मोनू, यहां पर भी नहीं लिखा है, मोनू यहां पर आ गया। अब देखिए कह रहे कि मोनू की शादी श्रेया से हुई है, यानी कि मोनू की पत्नी कौन है, मोनू की पत्नी साथियों श्रेया है, ठीक है। अब आप एक ऐसी लाइन ढूंढिए जिसमें से श्रेया मोनू अभय कोई ना कोई लिखा हो। तो इसमें देखिए साथियों, इसमें मोनू श्रेया अभय नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए। यहां पर आपको श्रेया जी मिल गई। अब देखिए मेघा और श्रेया राकेश की पुत्रियां हैं, यानी कि श्रेया की बहन है एक मेघा, और मेघा और श्रेया ये दोनों किसकी पुत्रियां हैं, ये दोनों राकेश की पुत्रियां। देखिए कैसे कैसे साथियों आसान होता जा रहा है सवाल। उसके बाद कहने के राकेश की शादी अंजलि से हुई है, यानी कि राकेश की पत्नी कौन है, अंजलि राकेश की पत्नी है। कहने का मतलब है अंजलि और राकेश पति पत्नी है, और अंजलि और राकेश की 2 पुत्रियां हैं, मेघा और श्रेया। और श्रेया के पति का नाम है मोनू, और मोनू का बेटा है अभय, यानी कि श्रेया और मोनू का बेटा है अभय। उसके बाद कहा जा रहा है कि राकेश की शादी अंजलि से हुई हो गया, मोनू की शादी श्रेया से हुई हो गया। अभय का राकेश से क्या संबंध है, यानी कि राकेश क्या कहेगा अभय को। तो राकेश कहां पर, राकेश क्या कहेगा साथियों, राकेश का क्या कहेगा अभय को। तो ये तो देखिए इसके ये बेटी हुई, बेटी का बेटे को क्या कहा जाता है, तो बेटी के बेटे को साथियों नाती कहा जाता है। नाती कहा जाता है तो नाती ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो मैथ का पहला सवाल है, कहा जा रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2880, 6525 और 8307 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो वो कौन सी संख्या होगी। देखिए यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कही गई है ना, तो हम सबसे बड़ी संख्या से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि 11 से साथियों स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते, देखिए अगर हम इसको 11 से कट करें, क्या 11 से कट होगी, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है, और 6 यानी कि 68 हो जाएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा जो कि 20 11 से कटता नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9 की बात करें, अब साथियों 9 को इससे एक बार कट कर लीजिए, ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, 1 जाएगा, 9 दूना 18, 0 कट गया। इसकी बात करें तो साथियों 9 5 45, 9 ठीक है, 9 5 45, 9 7 63 हो गया, और 2 जाएगा 22 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 4 जाएगा, 9 5 45, ये भी कट हो गया। इसकी बात करें 9 से 9 9 81, 2 जाएगा, 9 दूना 18, 2 जाएगा, 9 3 27, ये भी कट हो गया। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जो 2880, 6525 और 8307 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि गुरुप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक है, 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो 1000 रुपए और वो बचा पाती। उसने सोफा कितने रुपए में खरीदा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल मिला के क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने सोफा खरीदा X रुपए पर। कितने रुपए में, X रुपए में साथियों उसने सोफा खरीदा। अब इस X रुपए में उसको 20% की छूट दी गई, यानी कि साथियों 20% की छूट दी गई, तो साथियों 80% में उसको मिला। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, एक तरीके से बात करें, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 8x बटे 10, ठीक है। उसको जो सोफा मिला वो इतने रुपए में मिला। उसके बाद कही गई यदि उसे 30% की छूट मिलती, यानी कि अगर X रुपए में उसने ठीक है दुकान पर गए, उसने एक सोफा खरीदा, ठीक है, अगर X रुपए पर उसको 30% की छूट मिलती, तो X रुपए पर अगर उसको 30% की छूट मिलती तो कितने पे मिलता, 0 0 7x, ठीक है, 7x बटे 10, ठीक है, तो इतने मिलती। तो कह रहे कि इनका अंतर जो है वो कितना है, वो 1000 है। तो इनका अंतर साथियों लिखा निकाल दीजिए आके, इनका अंतर कितना हो जाएगा, एक तरीके से 7x हो जाएगा, ठीक है। तो 8x बटे 10 में से साथियों एक तरीके से बात करें 7x बटे 10, इनका अंतर करेंगे तो 1000 आएगा। यहां पर कहा गया है तो उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा होगा, यानी कि आपको कुल मिला के बताना है सोफा कितने रुपए में उसने खरीदा था। सोफा तो उसने 80% के
20% की छूट पर खरीदा था, यानी कि x गुणा 80/100 में। पहले x का मान निकालिए यहाँ से। अब ये 100 सेम है तो 100 हो गया, ठीक। 8x में से 7 जाएगा तो x बचेगा बराबर, ये क्या हो गया साथियों, 1000 हो गया। अब इसकी अगर बात करें, ये क्या हो गया, ये साथियों 10,000 यहाँ पर हो गया, 10,000 हो गया। अब अगर बात करें साथियों, देखिए ये x रुपए में आपको मिल गया। गुरप्रीत एक दुकान पर गए, उसने एक सोफा खरीदा और 20% की छूट पर खरीदा। ये तो एक x की वैल्यू है 10,000, लेकिन इसने 10,000 रुपए में थोड़ी ना इसको सोफा मिला था, इसने तो 20% की छूट पर सोफा खरीदा था, तो इसकी 20% छूट निकाल लीजिए, यानी कि 10,000 रुपए तो उस पर अंकित था, 20% छूट पर खरीदा था, यानी कि 80% में खरीदा होगा। 2 जीरो से एक ये जीरो, एक ये जीरो, 8 की 1000 से गुणा होगी तो 8,000 आ जाएगा, यानी कि उसने सोफा 8,000 रुपए का खरीदा होगा। 8,000 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है साथियों कि 72,800 की धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। तो यहां पर साथियों आपको क्या क्या दे रखा है, आपको यहां पर मूलधन दे रखा है कितना, 72,800 रुपए मूलधन है। आपको दर दे रखी है साथियों 10% है। आपको समय दे रखा है साथियों 3 वर्ष है। आपसे यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का साथियों सूत्र क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र एक तरीके से क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। CI बराबर P, ठीक है, 1 + R, ठीक है, अपॉन 100 की पावर T और -1, बस -1 लग जाता है। तो इसको साथियों आप सॉल्व कर लीजिए इसको। P की वैल्यू क्या है, 72,800 है, तो 72,800 यहाँ पर आ गई, ठीक है। 1 + R कितना है साथियों, 10 है, 10 आ गया, बटे में 100 आ गया। T की बात करें तो 3 वर्ष है, -1 आ गया। अभी 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 10 से कम 10 और 11, 11/10 हो गया, होल ऑफ क्यूब हो गया, -1 हो गया और गुणा में 72,800 हो गया, ठीक है। अब 72,800 यहां पर हो गया। अब देखिए 11 का क्यूब कितना हो सकता है, तो साथियों 1331 होता है, बटे 10 का क्यूब कितना हो सकता है, तो 1000 हो सकता है, -1 है। अब 72,800, ठीक है, गुणा, अब देखिए इस एक की गुणा एक मान सकते हैं, एक के नीचे इस 1000 की गुणा इससे होगी, यानी कि 1331 माइनस 1000 और बटे में 1000 हो जाएगा। तो जब 1331 में से 1000 घटेगा तो कितना बचेगा, 331 बचेगा और बटे में क्या है साथियों, 1000 यहां पर आ जाएगा। अब इन 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको अगर कट करूं 5 से, 5 दूना 10 और 5 से कम 5 और ये 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। ये नहीं कटेगा भाई, 5 से नहीं कटेगा, तो इसको एक तरीके से यहां पर बात करें, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पर लिख लेते, 728 गुणा 331 और बटे साथियों यहां पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ 10 है। क्या है साथियों, 10 है। तो आप एक काम ये कर सकते हो, क्या इसको 2 से कट कर लीजिए, 5 दूना 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 3 6 हो गया, 2 छंग 12, 2 चौक 8 हो गया। अब यहां पर 5 आ गया है। अब एक काम करिए, इसको कट कर लीजिए, ठीक है। 5 छंग 30 हो गया, ये फिर 31 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10 हो गया। यानी कि आपको करना है साथियों 364 की गुणा 66.2 से, बस ये करना है। मैं इसको कैलकुलेटर की मदद से करा लेता हूं कि 364 की गुणा अगर 66 यानी कि 66.2 से करें तो कितना आ जाएगा, तो साथियों 24,096.8 आ जाएगा। तो 24,096.8 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बेटों यानी कि ए बी सी के बीच में, यानी कि उसके 3 बेटे हैं, उसने इन तीनों के बीच में 45,000 रुपए और 18,000 रुपए की 2 अलग अलग राशियां बांटी। यानी कि ये 45,000 इन तीनों के बीच बांटे और ये 18,000 फिर से इन तीनों के बीच बांटे। यानी कि 45,000 की पहली राशि जो बांटी वो 3:7:5, ये अनुपात है इसके बीच में, क्या है साथियों, अनुपात है, ठीक है। इस अनुपात में बांटे और जो 18,000 रुपए की राशि है वो 4:2:3 इस अनुपात में बांटे। तो ये बात आपको साथियों समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो कहने के ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है, तो पहले ए और सी की राशि निकाल लीजिए, फिर अंतर भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 45,000 की यहाँ पर बात की गई है, 45,000 की बात की गई है। तो ए की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें ए को कितना मिला है, 3 मिला है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, इन सबका योग आ जाएगा। तो ये 10 15 यानी कि 15 यहाँ पर आ गया, तो 15 3 45 यानी कि आपका 3,000 हो गया। 3,000 की 3 से गुणा करोगे तो 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है साथियों, ये आपका ए है। अब ए को इसमें से, ये तो आपने 45,000 रुपए में से निकाली, 18,000 वाले का भी निकाल लो साथियों, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 18,000 रुपए हो गया। अब 18,000 रुपए जो ए को मिलते हैं वो 4 में मिलते हैं, 4 अनुपात में, तो 4 नीचे क्या आएगा, इनका योग आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो गया, 2,000 आ गया, तो 4 दूना ये आपके 8,000 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये 8, तो ए को कुल मिला के साथियों कुल कितना मिला है, ए को कुल मिला के मिला है साथियों 17,000। ठीक है, 17,000 मिला है। अब यहीं पर हम बी का भी, सॉरी बी का नहीं बल्कि सी का ऐसे निकाल लेंगे और दोनों को डिफरेंस करा लेंगे, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक काम आप ये करेंगे, ये 45,000 से साथियों निकालना है 45,000। सी की अगर बात करें तो सी को 5 रेशियो में मिला है, तो 5 नीचे क्या आ जाएगा, इनका योग आ जाएगा 15, तो 15 तिया 45 हो गया, 3,000 हो गया। और यहाँ पर बी को क्या मिल गया साथियों, 5 तिया 15, यानी कि ये आपका 15,000 आ गया। और अगर बात करते हैं यहाँ पर सी की बात करें तो ये 18,000 है, 18,000 है, 18,000 3 के अनुपात में मिला है, तो 3 और बटे में क्या आ जाएगा, ठीक है बटे में साथियों 9 आ जाएगा। तो 9 दूना 18, ये 2,000 हो गया, यानी कि कुल मिला के 6,000 आ गया। 6,000 इधर और ये 15,000 इधर, तो 6,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, मैं कहूंगा 21,000 हो गया। इनका डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है, अंतर ही तो पूछा जा रहा है, तो इसको जब आप घटाओगे तो अंतर कितना निकलेगा साथियों, 4,000 निकलेगा। तो मैं कहूंगा क्या 4,000 ऑप्शन में है, बिल्कुल 4,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है, उनका लघुत्तम समवर्त यानी कि एलसीएम 2880 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है, यानी कि ये 5x का और 18x का अंतर आपको यहां पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो अनुपात में संख्याएं हैं, जैसे कि 5 है, 18 है, 18 नहीं सॉरी 8 है, ठीक है 5 है, 8 है, 12 है और 18, इनका हम असल में एलसीएम निकालेंगे। आखिर इनका कितना एलसीएम निकाल सकता है, 2 से कट करेंगे नहीं कट होगा, 5 ऐसे लिख देंगे, ये 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 9 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करेंगे, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे ही आ जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये 1 आ जाएगा, 3 और 9 आ जाएगा। अब 3 से कट कीजिए, ठीक है ना, 3 से कट करें, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हमें 3 की एक बार जरूरत होगी और एक बार 5 की जरूरत होगी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 और गुणा 15, यानी कि 24 की गुणा आप किससे कर दीजिए, 15 से कर दीजिए। 5 चौक आपका 20 आ गया, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया, यहाँ पर 24 आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 3, यानी कि एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम आपका 360 निकला है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि उनका एलसीएम 2880 है, यानी कि 360x की वैल्यू कितनी है, 360x की वैल्यू साथियों 2880 है। कितनी है साथियों, 2880 है। ठीक है, 2880 है, तो हमें x का मान निकाल लेना चाहिए 2880 बटे 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट करें तो 6 चंग 36 हो गया और 6 चौक आपका 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 जाएगा 48 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 42, 6 48 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 48 यानी कि ये आ गया और 6 चंग 36, 6 48 यानी कि 80 आ गया। तो कुल मिला के x का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो अब कह रहे, अब तो हम देखिए ये है 5x, ये है 8x, ये है 12x, ये है 18x। आपसे कहा गया था सबसे बड़ी संख्या जो कि साथियों 18x है, ठीक है ना, और आपसे कहा गया था सबसे छोटी संख्या जो कि 5x है, इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर एक तरीके से हो जाएगा साथियों 13x। तो आपको 13x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू है 80, तो 13x की वैल्यू 13 गुणा 80 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 80, 13 चौक कितने होते हैं, 104 होते हैं, तो 0 का 0 लग जाएगा। 80 आया है, ये यहाँ पर क्या, क्योंकि यहाँ पर 104 है, 104 तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो चुका है ना, ये 0 0 कैंसिल हो गया है, तो ये 8 आएगा सिर्फ, तो 13 8 104 हो जाएगा। 104 साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, और आज की इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है। कह रहे कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है, यानी कि अगर कोई परिवार कमाता है 14 तो खर्च कर देता है 11। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500, अच्छा यहाँ पर बचत जो कही जा रही है ना, 14 में से 11 जाएगा तो 3x बचेगा, यानी कि 3 बचेगा, तो 3x क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बचत उसकी 13,500, यानी कि 3x की वैल्यू है 13,500, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 13,500 बटे 3 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 4500 आया। तो परिवार की मासिक आय कितनी होगी, x बराबर आ चुका है 4500। परिवार की मासिक आय थी साथियों 14x, ये एक तरीके से 14x और 11x है, तो 14x की वैल्यू आपको निकालना है। x की वैल्यू 4500 है, 14 गुणा 4500 साथियों बता दीजिए, यानी कि 14 की गुणा 45 से करा लीजिए, 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 चौकू 68 हो जाएगा, 0 आ गया, 15 आ गया, यानी कि 750 आ जाएगी। लेकिन 750 कोई दिक्कत है क्या भाई, देखिए ठीक है, यहां पर क्या दिक्कत है साथियों, इसको देखकर यहां पर आप लोग फटाफट मुझे बता दीजिए। तो 14 गुणा 45 की गुणा कराना, इसको देखिए कोई दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गई है। ठीक है, उल्टी कराई ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा और 7 आ जाएगा।
ठीक है। इसकी अगर बात करें 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 एकम 4 और साथियों कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और एक 5 आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया, 13 आ गया, ये 630 आपका निकल कर आया। 630 की अगर बात करें और ये 2 0 और इसमें लगा तो यानी कि 63,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।